नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों एसएससी जीडी 2023-24 के लिए जो न्यू बैच स्टार्ट करी गई है, जिसके तहत टोटल 35 वीडियो आने वाली है, उन 35 में से आप 5वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं रेगुलर नहीं बन पाया था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, जो जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पर बता ही दिया था। अब सब कुशल, सब कुछ ठीक है, तो मैं फिर से वापस आ गया हूँ और चाहूँगा कि अब रेगुलर रह के आपकी क्लास को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जा सके। साथ ही साथ जो बीएसएससी की क्लास चलती है, जिसमें जो है लगभग 50% क्लास आपके हो गए हैं, लगभग 20 क्लास हो गए हैं, 40 क्लास आने वाले हैं बीएसएससी की, तो इसे भी जो है जनवरी के बहुत मिड जनवरी तक इसे समाप्त कर लिया जाएगा, तो इन्हें भी रेगुलर में लेके हम चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। कुछ नियम है, जैसे जो नए बच्चे हैं, हमारे जो ये क्लासेस होते हैं, जो भी कंटेंट होते हैं, कोई सा भी प्रश्न के कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट पॉइंट टू पॉइंट होती है, इस प्रकार से पॉइंट में डाल के लिखा गया होता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप जरूर कवर करें। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए 100% वाला है, जो आपके एग्जाम में आएंगे और आते ही रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक जाति के प्रश्नों को मैं एक साथ रखूंगा, उससे मिलता जुलता जो भी प्रश्न है वो आपको फैक्ट में नजर आएंगे। तो आप एक चाहते हैं कि सही वे में पढ़ें, तो फैक्ट को जरूर कवर करें। और जो चीज आपके लिए नहीं हो, है ना, हालांकि आप ये अगर पीडीएफ लेते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैं मौखिक रूप से पहली बार आप सुनेंगे, मैं लिखूंगा और आप पहली बार आपके लिए अगर होगा तो उसे कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लें। अगर एक आध पन्ना खर्च कर लोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन काम बहुत आएंगे, तो कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, ब्राजील की आधिकारिक भाषा क्या है? ये सीजीएल 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है कि ब्राजील की आधिकारिक भाषा क्या है। तब से लेके जो ये आपका ऑफिशियल लैंग्वेज वाली बात है, ये आपके एसएससी एग्जाम में पीछा नहीं छोड़ रहा है ये वाली क्वेश्चन, तो आज मैं इस पे डिस्कस करूंगा। तो ब्राजील की आधिकारिक भाषा है जी पुर्तगाली। अब ब्राजील को थोड़ा सा समझते हैं। ब्राजील आपके कौन से जो है महादेश में के अंतर्गत आता है? तो आपका जो है दक्षिण अमेरिकी महादेश के अंदर आपका ब्राजील आ जाता है। ब्राजील की राजधानी होती है जी ब्रासिलिया। कहाँ होती है? ब्रासिलिया। हालांकि रियो डी जेनेरो, जहां पे अच्छे अच्छे खेलों का होस्ट कराया जाता है ना, तो ये भी ब्राजील के अंदर ही है, लेकिन राजधानी मुख्य रूप से ब्रासिलिया है। ब्राजील को सांपों का देश भी कहा जाता है। यहाँ के कई ऐसे जैसे आइलैंड है जहाँ पे काफी जहरीले सांप पाए जाते हैं। अब हम आते हैं अपने पड़ोसी देश, जिसकी आधिकारिक भाषा के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पड़ोसी देश के क्रम में भूटान है ना, भूटान है ना। भूटान की आधिकारिक भाषा की बात करेंगे, ये होता है जोंगखा। क्या होता है? जोंगखा, है ना। राजधानी कहाँ पे है इनके? थिम्पू। और मुद्रा क्या है? न्यूट्रगलम। क्या है? न्यूट्रगलम। तो ये तीनों एक वे में याद रखें। अधिकांश निवासी आपको किस धर्म के मिलेंगे भूटान के अंदर? तो बौद्ध धर्म के मिलेंगे। देखिए ये एक पॉइंट जरूर है, लेकिन यहाँ पे आपके 4 प्रश्नों का आंसर है। ये चारों प्रश्न अलग अलग आपके एसएससी में एग्जाम में आए हैं और आएंगे, है ना। तो आप यहाँ पे अगर ये पूरे वीडियो को अटेंड करते हैं तो मेरे ख्याल में 300 से अधिक जीके जीएस का डिस्कशन आप करेंगे सीधे सीधे। अगर मौखिक को भी पकड़ ले तो कम से कम 500, इससे कम नहीं, और कुछ नहीं तो कम से कम 50 बात ऐसे होंगे जो आप पहली बार सुनोगे, तो उन्हें जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। टाइम पास वाली बात बिल्कुल नहीं करेंगे और ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जो एग्जाम में नहीं आएगी, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो दारो या पश्तो है। अफगानिस्तान जो है हमारे स्थलीय सीमा वाले देश में सबसे छोटा सीमा क्रिएट करता है, मात्र 106 किलोमीटर का, वो भी लद्दाख वाली एरिया जहां पे पीओके स्थित है, तो वहीं पे जो है ये क्रिएट करता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा की बात करेंगे तो सिंगली होता है श्रीलंका की, लेकिन श्रीलंका में तमिल भाषा भी बोली जाती है, तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। हालांकि मैं पहले भी बता रखा हूं, श्रीलंका का नृत्य भी आपसे पूछा था, कंडियान। ये कंडियान जो है श्रीलंका का नृत्य है। श्रीलंका के बंदरगाह भी पूछता है एसएससी जीडी के एग्जाम में खास करके, तो हम्बन टोटा होता है। LTTE समूह जो है ये श्रीलंका में ही है ना, एक प्रकार का दल। इसके अलावा एलिफेंटा पास, मैंने आपको बताया था कि एलिफेंटा के गुफा कहेगा तो महाराष्ट्र इंडिया, लेकिन एलिफेंटा पास कहेगा तो श्रीलंका जाना है आपको। जाफना प्रायद्वीप के लिए श्रीलंका जाना है। श्रीलंका में जो घास के मैदान होते हैं उसे पटाना कहा जाता है। तो ये सब आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई, श्रीलंका के बारे में। इसके अलावा श्रीलंका में अभी जो श्रीलंका के जो क्रिकेट वाला जो बोर्ड होता है, जैसे अपने बीसीसीआई है, तो उसको पूरे बर्खास्त कर दिया गया। ये भी करंट सेक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत और श्रीलंका कैसे अलग होता है? तो पाक जल डमरू के माध्यम से अलग होता है, या फिर मन्नार की खाड़ी के माध्यम से अलग होता है ना, राम सेतु से अलग होता है, एडम ब्रिज से अलग होता है। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में जो है बाउंड्री क्रिएट करने वाली, है ना, लाइन
लाइन है, नाम है। ठीक है, तो ये जो चीज आपके लिए नया हो जरूर लिखे मेरे भाई, है ना। चीन की आधिकारिक भाषा कौन सा है? मंदारिन। इसे चीनी, जैसे आप चीनी भाषा बोलते हैं तो वहां पे जो है मंदारिन कहा जाता है, तो ये मंदारिन। और इसके अलावा वहां पे कौन से धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं? तो बौद्ध धर्म के लोग ही ज्यादा रहते हैं चीन के अंदर। ठीक है भाई, तो ये हमारे पड़ोसी। बाद बाकी नेपाल की भाषा नेपाली, ये तो आपसे नहीं कोई पूछ रहा, है ना। चलते हैं आगे, बर्मा की भाषा बर्मी, ये भी नहीं पूछेगा। इनके अलावा हॉकी मैच के हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू होता है? देखिए, हॉकी मैच सबसे पहले 70 मिनट की हुआ करता था, लेकिन आजकल जो हॉकी मैच होता है ये मात्र 60 मिनट के होते हैं, है ना। कितने मिनट के होते हैं? 60 मिनट के होते हैं, जो 4 क्वार्टर में खेले जाते हैं। ठीक है भाई, तो आपको जो हाफ टाइम होता है ये 30 मिनट के बाद दिया जाता है, नाम से स्पष्ट है। हाफ मतलब आधा, 60 का आधा 30 मिनट के बाद जो है आपको हाफ टाइम दिया जाता है। हॉकी मैच की अवधि में बताया कि जैसे कि 60 मिनट अब है, तो आप 60 मिनट ही आंसर देना है ना। इसके अलावा याद रखें, अगर कोई ईस्वी मेंशन कर दे कि मान लीजिए आपको एक सटीक ईस्वी जो है, इसके तो नहीं क्योंकि पहले घोषणा हुआ, बाद में इस पर पहली बार खेल खेला गया, तो कोई भी ईस्वी लिख दे लाइन में कि भाई इस ईस्वी से पहले हॉकी की अवधि कितनी होती थी, तो 70 मार देना, क्योंकि आपसे वो पूछना चाह रहा था कि बदलाव से पहले कितने मिनट की थी। सेंस को समझा कीजिए एग्जाम के अंदर प्रश्नों का, है ना। हॉकी मैच में मैदान की लंबाई 91.4 मीटर होता है और चौड़ाई 55 मीटर होता है। देखिए लगभग में है। एक बार क्या हुआ, इसी SSC MTS के एग्जाम में डाटा को एग्जैक्ट लिख दिया, है ना। कोई सा खेल का जो है पैरामीटर आपसे पूछा था, लंबाई चौड़ाई, तो एग्जैक्ट डाटा लिख दिया कि जैसे मान लीजिए 23.06 मीटर होना चाहिए, तो इस प्रकार से लिख दिया 23.06, 23.07, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो उस समय जो है लमसम में लेके नहीं चलना है, तो आपको जो है एग्जैक्ट भी याद रखना है हॉकी के मैदान के लिए। तो 91.44 मीटर होता है और चौड़ाई जो है 54.86 मीटर होता है। इसे मैं 55 लिखा हूं और इसे मैं 91.4 लिखा हूं। ठीक है भाई, तो ये हॉकी के मैदान की जो है आपका डायामीटर है। इसके अलावा हॉकी मैच में जो कार्ड का इस्तेमाल होता है ये आपका येलो कार्ड और रेड कार्ड होता है। येलो कार्ड मतलब चेतावनी और रेड कार्ड मतलब खतरा, मतलब मैदान से बाहर निकलिए। ठीक है, तो ये आपका जो है इसके इस्तेमाल भी पूछे जाते हैं। हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? दादा 11 खिलाड़ी होते हैं। 10 गो खिलाड़ी होगा और 1 गो गोलकीपर होगा। कितने होंगे? 10 गो खिलाड़ी, 1 गो गोलकीपर। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा भारत को पहली बार ओलंपिक में जो है हॉकी खेल के अंदर ही स्वर्ण पदक 1928 में मिला था और 1928 से लेकर 1980 तक भारत ने 8 गोल्ड मात्र हॉकी खेल के अंदर जीता। और भारत के पास ओलंपिक में मात्र 10 गो गोल्ड है। तो एगो 2008 में अभिनव बिंद्रा साहब के द्वारा व्यक्तिगत रूप से शूटिंग के अंदर 10 मीटर बीजिंग में हुआ था, चाइना के अंदर ओलंपिक। और फिर हमारा 2000 जो आपका अभी हुआ है 2020 जो 2021 में कराया गया टोक्यो ओलंपिक, तो इसमें नीरज चोपड़ा भाला फेंक के अंदर, है ना, जो है आपका गोल्ड प्राप्त किया, व्यक्तिगत रूप से सेकंड पर्सन बने। तो इस प्रकार से 10 गोल्ड है हमारे पास, है ना, हॉकी के अंदर। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये भारत में हुआ है, तो इसमें विजेता जर्मनी रहा है, उपविजेता जो है यहाँ पे बेल्जियम बना था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये कलंगा और आपका जो है बिरसा मुंडा स्टेडियम जो उड़ीसा के अंदर है, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम, ये आपका कहाँ पे भाई? तो ये आपका रौरकेला में है और कलिंगा स्टेडियम आपका भुवनेश्वर में है। तो यहीं पे संपन्न कराया गया था। भारत एकमात्र हॉकी वर्ल्ड कप के विजेता कब बने थे? तो 1975 में बने थे। और हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत कब होती है? तो 1971 से होती है। हॉकी वर्ल्ड कप में सबसे जो सफल टीम है वो कौन है? अपना पाकू है, पाकिस्तान है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे सफल टीम कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है, 6 बार है ना। तो ये सब बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा पीडीएफ प्लान के बारे में, थोड़ा सा जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दूं। और देखिए मैं अब खुला बोलता हूं कि मेरे पे वही बच्चे विश्वास करता है जो पहले, है ना, मेरा क्लास अटेंड करके एक आध एग्जाम दिया है। ठीक है, क्योंकि भाई मैं भी अगर आपके जगह होता तो सेम ही मेरा भी कंडीशन हो सकता था। क्योंकि जो छोटे चैनल होते हैं उन पे जनरली बच्चे विश्वास नहीं करते हैं, और जो बहुत बड़े चैनल होते हैं वो कुछ पढ़ाएगा ना कि बाबर के पिता का नाम क्या था, तो उनको लगेगा अरे वाह ये तो टॉप क्वालिटी की क्वेश्चन है मेरे भाई, यही तो एग्जाम में आएंगे। लेकिन एक्चुअली वो गुमराह कर रहा है आपको। ठीक है, और जो ऐसे करते हैं वो भी दोषी है। मैं चाहूंगा कि जिस पे बच्चे विश्वास करके जिनकी क्लास
क्लास अटेंड करके एग्जाम देने जाते हैं तो उनको भी उतना ही फायदा करा के उतने ही शिद्दत के साथ पढ़ाओ मेरे भाई, कि उनका टाइम खराब ना हो। ठीक है भाई, तो उसी में प्रयास कर रहा हूं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो बच्चे पहले हमसे लिया है पीडीएफ या फिर एग्जाम दिए हैं वही विश्वास करते हैं, आगे विश्वास करेंगे, ऐसा मुझे मानना है, मेरा मानना है। तो जो पीडीएफ प्लान है कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक किस चीज का मिलेगा? पीडीएफ का नहीं, तो व्हाट्सएप का है। आप क्लिक करोगे व्हाट्सएप पे आपको रिडायरेक्ट करेगा, आपको मैसेज करना है, आपको जो सा भी चाहिए। मात्र 25 रुपए में आपके 57 क्लास की एवरग्रीन पीडीएफ है। अगर एसएससी की किसी भी एग्जाम में आप जाते हो काफी बेनिफिट मिलेगी। साथ ही साथ टॉपिक बैच जो है आपको फ्री में दिया जाएगा। 35 कैच करते हैं जो आप वीडियो वॉच करते हैं, इसके 35 सेट आपको पीडीएफ मिलेगा। साथ ही साथ आपके जो है टॉपिक बैच मुफ्त मिलेंगे। अगर 35 की बात करते हैं तो फिर से बीएसएससी के जो है क्लास 40 आने वाले हैं, वो 40 मिल जाएंगे, जिसमें 20 क्लास हो चुके और टॉपिक बैच भी आपको फ्री में मिलेगा। 25 में आपको आईबीडीपी डीडीए एससीएम के लिए 21 क्लास चलाया गया था, ये मिल जाएगा, टॉपिक बैच मुफ्त मिल जाएंगे। अगर 60 खर्च करते हैं तो जीडी बीएसएससी और टॉपिक बैच तीनों मिल जाएंगे। आप क्लास आप समझ गए, इसमें 35 आएगा, इसमें 40 आएगा। इसके अलावा 70 खर्च करते हैं तो जीडी जो आप समझ रहे हैं अभी देख रहे हैं 35 क्लास इसके, 57 क्लास एसएससी के एवरग्रीन वाला, बीएसएससी के 40 क्लास और टॉपिक बैच मिल जाएंगे। और 90 खर्च करते हैं तो पूरा का पूरा मिल जाएगा, है ना। जो बच्चे लिंक क्लिक करके जाना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो ये नंबर है आपके सामने। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए 2023 में कौन सा ऑपरेशन चलाएगा? देखिए ऑपरेशन जो है ना, यहां से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, खास करके जब किसी कंट्री के विरुद्ध चलाया जाता है भारत सरकार का। ठीक है भाई, तो ये ऑपरेशन अजय है, लेकिन अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास भी है, ध्यान रखिएगा। जो मैंने आपको पहले बताया है ये ऑपरेशन अजय है, ये कोड होता है एक प्रकार का कि भाई इस प्रकार के काम करना, ये नाम दिया गया है। ठीक है, तो ऑपरेशन अजय है ना। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये अफगानिस्तान में जब आपका जो चला था वहां पे आप सभी जानते हैं, है ना। तो जो भारतीयों को भारत लाने का जो मुहिम चलाया गया ये ऑपरेशन देवी शक्ति था। ऑपरेशन सजग चलाया गया है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, ताकि जो है सुरक्षा व्यवस्था को जो है और सुदृढ़ बनाया जा सके। इसके अलावा ऑपरेशन दोस्त, ये आपका पुराना हो चुका है, हालांकि एग्जाम के लिहाज से पुराना नहीं, हमारे लिहाज से पुराना हो चुके हैं, क्योंकि मैं 3-4 बार पहले भी बता चुका हूं ये। तो ऑपरेशन दोस्त जो है ये तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था, तो जो भूकंप पीड़ितों भारत के तरफ से जो मदद कार्यक्रम भेजा गया तो उसे जो है कहा गया ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन कावेरी, ये सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया स्कीम है ऑपरेशन कावेरी। देखिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो विकलांग व्यक्ति है, जो दिव्यांगजन है ना, जो डिजेबल्ड पर्सन है, उनके लिए जो है आपका सियाचिन ग्लेशियर पे ट्रैकिंग करने वाली ये मुहिम है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। तो इसे ध्यान रखेंगे, है ना। एक ब्लू फ्लैग भी होता है, तो समुद्र की तरफ मत चला जाइएगा, ये ब्लू फ्रीडम जो है ये ट्रैकिंग के लिए है। एक ब्लू फ्लैग होता है, ये समुद्री जो बीचेस होते हैं, जो बीच होते हैं, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ताकि मतलब ऐसा कि पर्यावरण के अनुकूल है और सब जो है क्राइटेरिया को फॉलो करता है, तभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेशन परिवर्तन, ये आंध्र प्रदेश के सरकार जो वहां पे भांग की खेती है उसे अब नहीं किए जाने के साथ संकल्प लिया है ऑपरेशन परिवर्तन के जरिए। तो ये बात ध्यान रखेंगे। वैसे आप जानते हैं कि जो गांजा होते हैं ना, एक प्रकार का, है ना, लोग पीते हैं, तो ये भी बैन है इंडिया में, और आंध्र प्रदेश वगैरह में अभी भांग की खेती होती है, तो उन्हें जो है इस पे रोक लगाने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया है। ऑपरेशन करुणा क्या है? ये म्यांमार में जो मोचा तूफान आया था उसमें जो है भारत का जो साथ दिया गया, म्यांमार को राहत दिया गया, वो है आपका ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा। इसके अलावा भारत का पहला माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो पूर्ण रूप से अनुसूचित बैंक के रूप में कार्य प्रारंभ किए। देखिए भारत का पहला माइक्रो फाइनेंस कंपनी के तौर पे आए और पूर्ण रूप से अनुसूचित बैंकों के रूप में उभर कर बाद में आए, ये है आपका जी बंधन बैंक। इसका मुख्यालय कहां पे है? कोलकाता के अंदर है बंधन बैंक का। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस क्या करता है? माइक्रो फाइनेंस जो बैंक होती है, कंपनी होती है, क्या करते हैं? कम आय वाले परिवार को लोन जो है मदद करते हैं, लोन देते हैं, जिसको जनरल वे में आम बैंकों से लोन नहीं मिल पाता है, ऐसा समझ लीजिए, है ना। इसके अलावा ब्याज दर भी अन्य के तुलना में इसमें कम रहते हैं। माइक्रो फाइनेंस बैंक की जो है रेगुलेटिंग बॉडी के तौर पे इंडिया में कौन से अथॉरिटी काम करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भारत में कई सारे नाम है। सबसे पहले तो भारत का सेंट्रल बैंक भी कह दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक सेंट्रल बैंक खुद एक जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है बाद में। किसी भी देश की सेंट्रल बैंक उस देश की जो है रिजर्व, जैसे अपने यहाँ रिजर्व बैंक, तो अन्य देश की रिजर्व बैंक का नाम आप सेंट्रल बैंक मुख्य रूप से कह सकते हो।
ठीक है ना, क्योंकि भाई एक केंद्रीय बैंक हो गया। इसके अलावा ये केंद्रीय बैंक, इसीलिए सेंट्रल बैंक अंग्रेजी में। इसके अलावा बैंकों का बैंक या फिर अंतिम ऋणदाता बैंक, ये सभी के सभी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही कहा जाता है। हिल्टन यंग आयोग के द्वारा 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, 1949 में राष्ट्रीयकरण। मुख्यालय बंबई में। शक्तिकांत दास वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। प्रथम अध्यक्ष ओसबर्न स्मिथ थे और प्रथम भारतीय अध्यक्ष सीडी देशमुख साहब थे। ये सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में है। बाद में ये मौद्रिक नीति, प्रतिभूतियों का लेन देन, है ना, इसके अलावा मुद्रा को छापना, ये सभी जो है मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्या क्या काम करता है, किस परिस्थिति में रेपो रेट बढ़ाता है, घटाता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, मौद्रिक सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ये सभी के सभी मैंने आपको रिजर्व बैंक में कवर करवा दिया है पहले, है ना। पूरी कोशिश की जाती है कि जो क्वेश्चन हम पहले पढ़ा दिए हैं उसकी रिपीटिशन ना हो। हाँ, मौखिक रूप से जरूर होंगे, ये इसके फायदे भी हैं आपको, क्योंकि आपको याद होता जाएगा। पिछले साल पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का विलय यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में कर दिया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये 2022 में हुआ था। ये करंट सेक्शन से आपके लिए क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एमएफआई जो है मैक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, इसको काफी ज्यादा है, आपको पसंद करते हैं एग्जामिनर, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो भारत में कुछ मैक्रो फाइनेंस बैंक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये जयपुर राजस्थान में इसकी जो है हेडक्वार्टर। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक चेन्नई में है। ईएफए लघु वित्त बैंक त्रिशूर केरल में है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जनलक्ष्मी है, कैपिटल है। उत्तर पूर्व लघु वित्त बैंक है। आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से एक जो है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक का उदाहरण है या नहीं है। तो अगर आपको कुछ जानकारी नाम रहेगा तब ना आप बता पाओगे या छांट पाओगे ऑप्शन। इसके अलावा उत्कर्ष लघु वित्त फाइनेंस बैंक, इसको तो मैं ट्रेन पर भी इसका ऐड देखा हूं। इसके अलावा सूर्योदय लघु वित्त बैंक, ये नई मुंबई में है। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। इसके अलावा नाम ड्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? नेम ड्रोलिंग मठ, है ना, तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहां पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है नेम ड्रोलिंग मठ। एक बार आपसे पूछा गया था कि भारत में सबसे पुरानी मस्जिद कौन है, तो शेख जुरामन मस्जिद है जो केरला में है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये भी आपके एग्जामिनर जो है एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जुरामन मस्जिद जो है ये आपके केरला में है, जो इंडिया के सबसे पुराना मस्जिद में से है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम मठ की बात कर रहे हैं, तो ये कर्नाटक में है नेम ड्रोलिंग। कर्नाटक में बेलकांपे मठ भी है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। कर्नाटक के मैसूर में बेलकांपे मठ है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे कर्नाटक के तौर पे, कर्नाटक। इसके अलावा प्रसिद्ध तवांग मठ कहाँ पे है, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है, तवांग मठ। ये ज्यादा पूछे जाते हैं, तवांग और रुमटेक ज्यादा आपसे पूछा जाता है। मठ जब भी आपके एग्जाम में आता है तो तवांग और रुमटेक ज्यादा आता है। इसके अलावा हेमिस मठ, ये लद्दाख में है। हेमिस फेस्टिवल भी होता है और हेमिस नेशनल पार्क भी है, ये सभी के सभी लद्दाख में ही है। हेमिस नेशनल पार्क भी है, इंडिया के सबसे बड़ी नेशनल पार्क है। स्नो लियोपार्ड्स यानी हिम तेंदुआ जो है यहाँ का विशेष आकर्षण है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर करता है कि हेमिस नेशनल पार्क का मुख्य आकर्षण क्या है, तो आप बताइएंगे हिम तेंदुआ है। इसके अलावा हेमिस फेस्टिवल बता दिया, ये भी लद्दाख, मतलब तीनों हेमिस कहाँ पे होता है, आपका लद्दाख के अंदर होता है। इसके अलावा ताबो मठ, नाको मठ, ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लिंगडाम मठ, रुमटेक मठ, ये कहाँ पे है, सिक्किम में स्थित है। देखिए जो रुमटेक मठ है यूं ही ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, इसके पीछे कारण है कि रुमटेक मठ को जो है ना धर्म चक्र केंद्र कहा गया है बौद्ध धर्म में, क्योंकि आप जानते हैं कि ये धर्म चक्र प्रवर्तन शब्द कहां से आया है, जब महात्मा बुद्ध ज्ञान देने के बाद की जो कृत्य किए उनके लिए इस्तेमाल किया गया था। महाविनिष्क्रमण गृह त्याग के लिए, महापरिनिर्वाण जो है मृत्यु के लिए, धर्म चक्र प्रवर्तन ज्ञान के लिए, तो वहीं से ये शब्द उठा है धर्म चक्र केंद्र। तो ये रुमटेक मठ को धर्म चक्र केंद्र कहा जाता है, ठीक है भाई। इसके अलावा थंगा पेंटिंग इस मठ में आपको देखने को मिलेगा। किस मठ में? रुमटेक मठ में एक प्रकार की पेंटिंग का स्टाइल थंगा पेंटिंग का कोटिंग मिलेगा, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत के प्रमुख स्तूपों में, है ना, मध्य प्रदेश में सांची अशोक ने बनवाया था, लेकिन इसके खोज करने का श्रेय जो है मैंने बार बार बताते आया हूं, क्योंकि एसएससी आपसे क्वेश्चन करता है। 1818 ईस्वी में हेनरी टेलर के द्वारा इसे खोज किया गया था, सांची के स्तूप को। और सांची से अभी एक करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं कि सांची सिटी जो है ये इंडिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित सिटी है, तो ध्यान रखेंगे। और गांव में कौन सा था मेरे भाई, तो मोढेरा। मोढेरा कहां पे है? गुजरात के अंदर। और ये सांची कहां पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में एगो मठ है पिपराहवा मठ, धमेक स्तूप, माफ कीजिएगा, पिपराहवा स्तूप, धमेक स्तूप, ये सभी के सभी आपके कहां पे हैं? उत्तर प्रदेश में। बिहार में कौन सा है? केसरिया स्तूप। तो ये कुछ एक स्तूप भी है जो ध्यान रखेंगे। स्तूप क्या होता है बता ही दिया था, जो बौद्ध धर्म के सार्वजनिक मतलब जो सामान होते हैं उसे जो रखने की, संरक्षण करने की जो जगह होते हैं उसे
उसे स्तूप कहा जाता है। स्तूप के ऊपरी भाग को मैं बता दिया था क्या कहा जाता है, हर्निका या छत्रक कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप फुटबॉल 2023 के विजेता कौन है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। देखिए सैफ में कई कैडर होते हैं, सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप फुटबॉल की होती है। 2023 के विजेता कौन है, तो ये विजेता है जी भारत। कौन है भाई, भारत है विजेता। जितने भी सैफ वाले आप देखेंगे लेटेस्ट वाला, सभी के विजेता भारत ही हैं, एक बात गांठ मान लीजिए। इसके अलावा सैफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 के विजेता भारत, और उप विजेता कौन है ना, तो ये आपका बांग्लादेश है। यहाँ पे उप विजेता लिखना है भाई, रनर अप लिखना है, मैं आपको यहाँ पे सही करके दूंगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, रनर अप जो है आपका बांग्लादेश है, विजेता भारत है। सैफ चैंपियनशिप 2023 जो मेन वाला सैफ होता है SAFF, तो ये जो है आपका विजेता है भारत, और उप विजेता है कुवैत, है ना। कौन है, कुवैत है, ये भारत में ही हुआ था चैंपियनशिप। इसके अलावा सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 के विजेता भारत हैं, उप विजेता पाकिस्तान है। तो ये जितने भी आपने सैफ की अंडर 90, अंडर 16 या फिर सैफ मेन वाला देखा, तो ये सभी के सभी विजेता कौन है ना, भारत हैं। इनके अलावा फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 की विजेता कौन है, तो उरुग्वे, है ना। ये फीफा अंडर 20 वाला है, वो फीफा मेन वाला तो 2022 में हुआ, जिसके विजेता कौन थे, अर्जेंटीना, विजेता कौन थे, फ्रांस। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 में हो चुका है, तो इसके विजेता भी है आपके कौन, स्पेन, और उपविजेता कौन है, इंग्लैंड। और ये मैच हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, 2 देशों में, तो ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा फीफा 2026 में कब कहां होगा, तो ये आपका अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा। फीफा का आयोजन भारत में एक को बार नहीं हुआ है, तो ये बात भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो भारत में खेल का आयोजन हुआ है वहां से क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे जाते हैं। जैसे आपका 1951 में जो है आपका एशियन गेम की शुरुआती इवेंट ही हुआ था दिल्ली में, फिर 1982 में दूसरी बार आपका एशियन गेम हुआ, फिर 2010 में आपका जो है क्या हो भाई, 2010 में जो है आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ दिल्ली में। तो ये 3 बार मेजर हुआ, बाद में कि हॉकी वर्ल्ड कप अभी भी हुआ है, क्रिकेट वर्ल्ड कप कई बार हुआ है। तो ये कुछ मेजर इवेंट जो इंडिया में कराए गए, बाद में कि फीफा नहीं कराए गए। इनके अलावा निम्नलिखित में से मुगल बादशाह का सही क्रम कौन सा है। देखिए अच्छे बच्चे, जब आपसे पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट का सही क्रम कौन सा है, प्राइम मिनिस्टर का सही क्रम कौन सा है, या फिर मुगल बादशाह जो मुगल एम्पेरर है इनका सही क्रम कौन सा है, तो अच्छे बच्चे जो है मतलब गलती कर बैठते हैं। जो आपको नहीं करना है पहले से ही, ये आपकी जो है होम की जो है तैयारी है, घर की तैयारी है, होमवर्क है भाई। तो होमवर्क करके जाओगे तो क्लास में बेस्ट रहोगे, सिंपल सी बात है ना। तो यहीं से आपको देख के जाना है। अटपटा सा जरूर लगेगा कि मैं कैसे याद कर पाऊंगा, क्योंकि जनरली आपको याद है बाबर, हुमायूं, अकबर, इसके अलावा सलीम, शाहजहां, औरंगजेब, इतना तो सब याद रखता है। इसके बाद वाली याद रखे तभी तो आप वीर बनोगे ना भाई, है ना। तो ऑप्शन है आपका आलमगीर द्वितीय, जहांदार शाह, शाह आलम द्वितीय, जहांदार शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, जहांदार शाह, और इसी प्रकार से एक और ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर हो रहा है कि इस शासकों के क्रम में पहले जहांदार शाह आए, मेरे ख्याल से 8वें नंबर का है, फिर आलमगीर द्वितीय आए, और फिर शाह आलम द्वितीय आए। ठीक है, शाह आलम द्वितीय को आप जो है बक्सर के युद्ध से भी जानते हैं, जो 1764 ईस्वी के दरमियान हुआ था। तो उस समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ही थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनके ईस्वी जान के भी आंसर कर सकते थे, बाद बाकी किसी में भी लास्ट में शाह आलम द्वितीय नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अब बात आती है थोड़ी सी मुगल वंश के बारे में, देख लेते हैं। मुगल वंश की स्थापना कौन किया था, बाबर ने 1526 में। सल्तनत के अंतिम शासक किसे हराकर, इब्राहिम लोदी को हरा के। इब्राहिम लोदी नाम से स्पष्ट है, लोदी वंश के जो है अंतिम शासक थे, लोदी वंश से बिलोंग करते थे। इस लड़ाई को पानीपत की प्रथम लड़ाई कहते हैं। कब हुई थी, 1526 में। इसी में हराने के बाद जो है बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि मुगल वंश की स्थापना करने से पहले बाबर का क्या पोस्ट था, तो भाई तो ये फरगना के शासक हुआ करते थे। कहाँ के, फरगना के। एक क्वेश्चन और भी एसएससी ने आपसे कर रखा है कि फरगना की शासक बाबर कब बना, तो 1494 में बना था। एक बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा
भारत के द्वारा जो बाबर के द्वारा जो भारत में 4 प्रमुख लड़ाई जीता गया, उनको जरूर ध्यान रखना है विथ मतलब अपोनेंट के साथ, मतलब किसे हराया। ठीक है मेरे भाई, तो बाबर के साथ लड़ा गया भारत में 4 प्रसिद्ध लड़ाई में सबसे पहले पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 इब्राहिम लोदी को हराया, क्योंकि सब में हराया ही है ये। 1527 खानवा का युद्ध राणा सांगा को हराया। 1528 चंदेरी का युद्ध मेदनी राय को हराया और 1529 घाघरा का युद्ध नुसरत लोदी को हराया। तो इस प्रकार से इन चारों को जरूर ध्यान रखिए। बाबर को कलंदर भी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। अब मुगल बादशाह का मैं यहाँ पे आपको क्रम प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं वही बात बोलना चाहता हूँ कि जो सब करते हैं उनसे हट के करोगे तभी नौकरी होगी। तो मैं वही बताया कि शुरुआत के 5-6 हर आदमी याद करके रखा है और सबको जवान पे है ना। तो उनसे आगे भी आप करके रखिए कि कब जब क्वेश्चन का एग्जामिनर का दिल थोड़ा और बाग बाग हो आगे जाए तो आपको नहीं पीछे हटना है, आप भी आगे चलो। ठीक है, तो ये बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यहाँ तक सबको याद है। आप लोग ईमानदारी से बताएगा कि यहां तक याद है कि नहीं, एकदम याद होगा 100%। इसके आगे की जो बात होती है ये होती है काम वाली बात, जो आपके एग्जाम में वो ओरिजिनल नंबर दिलाएगा, जो मेरिट में आने लायक बच्चे ही कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद आता है बहादुर शाह प्रथम, फिर आता है जहांदार शाह, है ना, फर्रुखसियार, रफी उर्जत, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर सेकंड और बहादुर शाह जफर। इस प्रकार से मुगल वंश पे ऑफिशियली 17 शासक ने शासन किया। ठीक है, तो कल होके अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि मुगलों की जो है मतलब 1526 से लेकर 1857 यानी सिपाही के विद्रोह के बाद तो फंक्शन ही खत्म हो गई, क्योंकि कमांड हमारा चला गया इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर, तो मुगल भी खत्म और अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर को पकड़ के रंगून ले गए, जहां पे इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कितने शासक ने शासन किए तो आपको बताना है जी 17 ऑफिशियली। ठीक है मेरे भाई, 17 बताना है। ठीक है, तो अभी मैं यही कह रहा था कि आपका कौन कौन था ऑप्शन में, एक जहांदार शाह था ना, तो ये हमारे ख्याल से 8वां है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां है जहांदार शाह। तो इस प्रकार से आप याद रख पाएंगे, काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। इसके अलावा जो मुगल वंश में शासक हुए उनके कुछ अलग अलग नाम भी हुआ करता था, जैसे गांव में भी चिंटू और फिर ओरिजिनल नाम रहेगा पप्पू, तो उस प्रकार से, है ना। तो उसी प्रकार से इन लोगों का भी वास्तविक कहिए या फिर निक नेम कहिए तो ये भी हुआ करता था। तो मुगल शासकों के उपनाम में वास्तविक नाम देखते हैं तो सबसे पहले बाबर को जहीरुद्दीन बाबर, अकबर को जलालुद्दीन, है ना, जहांगीर को सलीम, शाहजहां को खुर्रम, बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम, ये बहुत पूछता है क्योंकि आदमी कंफ्यूज कर जाता है ना, आलमगीर द्वितीय को अजीजुद्दीन, शाह आलम द्वितीय को अली गौहर, ये भी काफी पूछता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह और रोशन अख्तर भी कहा जाता था। तो ये कुछ एक जो है आपके इंटरनल बात जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। इसके अलावा जो लुसेंट किताब लिख के रखा है ये इतना नहीं लिख के रखा है, सिर्फ ये बोलता है रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह, घिरनीत कायर, फलना ढीम का ठिकाना। तो इतना से आजकल काम नहीं चलता है। आजकल आपको जो है अंदर तक जो है बाल की खाल निकालनी होती है, क्योंकि आप जानते हो कि 1000 पोस्ट पे एवरेज मेरे ख्याल में कम से कम जो है 5 लाख आवेदन आते होंगे, उससे भी ज्यादा, है ना। कहाँ अभी MTS में 1500-1600 पोस्ट पे कितने ज्यादा है, तो मैं कहाँ आधा से आधा बहलाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना, ऐसे, है ना। मतलब आप खुद ही समझदार हैं कि कितने फैट हैं आपके, तो उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। मुगल काल अकबर के समय जो हुआ, अकबर के समय को साहित्य के लिए जाना जाता है, साहित्य का स्वर्ण काल कह सकते हैं। जहांगीर के काल को चित्रकला हेतु जानते हैं हम, और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला के लिए जानते हैं। ये अपने अपने काल के स्वर्ण काल कहलाते हैं इन शासकों में। ठीक है, इसके अलावा अकबर के दरबारी को नवरत्न कहा जाता था। कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर करता है कि नवरत्न में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो 3-4 को आप याद रखिएगा, बाद बाकी सबको याद रहता है। ठीक है ना। अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, इस प्रकार से नाम याद रखिएगा, बाद बाकी तानसेन और बीरबल तो सबको याद रहता है। इसके अलावा जो आपका कुछ नामा वाला क्वेश्चन है ना, ये जरूर ध्यान रखेंगे। अकबरनामा ये आपका अबुल फजल लिखा है, उस दिन मैं सूफी परंपरा का जिक्र बताया था कि इस किताब में किया गया है। बाबरनामा के लेखक स्वयं बाबर है, इसके भाषा पूछते हैं, तुर्की भाषा में लिखे थे। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम और शाहजहां नामा के लेखक इनायत खान है। तो ये कुछ मुगल वंश के शासकों के जो किताब है, जिनके राइटर कौन है इसके बारे में आपने यहाँ पे देखा। देखिए किताब नया आया है जादूनामा। ठीक है, जादूनामा अख्तर साहब लिखे हैं। अख्तर साहब को आप सभी जानते हैं, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये जादूनामा किताब भी आ गए आपके बाजार में। बाद बाकी जंगलनामा भी आया था अमिताभ घोष साहब का, शाहनामा फिरदौसी का आया था। तो कई सारे नामा वाला किताब है जो मैं आपको पहले भी करवा रखा हूँ। ये जो जादूनामा है ये लेटेस्ट होगा। इसके अलावा पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1526 अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर की विजय हुई थी। बुलंद दरवाजा दीन इलाही, इसके लिए हम अकबर को जानते हैं। न्याय के जंजीर के लिए हम किसे जानते हैं, जहांगीर को जानते हैं। इसके अलावा
अंडर 19 एशिया कप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? अभी रिजल्ट आया है हमारे ख्याल से 5-6 दिन पहले, लेकिन आप एग्जाम देंगे 3 महीने बाद तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखिए क्रिकेट वर्ल्ड कप पूछे जाने की अगर संभावना 50% है तो ये वाली क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना 90% है, क्योंकि जो ज़्यादा लैमलाइट में नहीं रहता है ये क्वेश्चन करंट सेक्शन से ज़्यादा आता है आपके एग्जाम के अंदर। तो ये जो अंडर 19 एशिया कप 2023 का आयोजन हुआ है ये यूएई में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर संयुक्त अरब अमीरात होगा। अब ये यहाँ कौन कौन से, सबसे पहले इसे होस्ट कौन करवाता है, कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल। जो विश्व स्तर पे होता है उससे आईसीसी, और जो इंडियन लेवल की घरेलू टूर्नामेंट है जैसे मुश्ताक अली, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, तो ये सब कौन करवाते हैं? बीसीसीआई करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्रिकेट फॉर्मेट कैसा है? लिमिटेड ओवर क्रिकेट है, मतलब ये टेस्ट नहीं है। इनके अलावा टूर्नामेंट फॉर्मेट ग्रुप स्टेज फाइनल है। होस्ट कौन किया था? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। चैंपियन कौन बने? बांग्लादेश। और रनर अप कौन बने? जो होस्ट किया था, है ना, यूएई, है ना। पार्टिसिपेंट कितने थे? 8, है ना। फुल मैच 15, है ना। और मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे? अब्दुल रहमान सिद्दवी बांग्लादेश के। और सबसे अधिक विकेट टेकर भारत के हैं राज लिम्बानी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे आपने कई बार देखे होंगे कि हार के भी कोई जो है जीत जाता है, जैसे इस बार हम वर्ल्ड कप हार के भी जीत गए, इतने अच्छे प्रदर्शन किए हम लोगों ने। हालांकि अंतिम मैच में हमारा बैड लक कहिए या फिर जो कहिए, है ना, तो फिर भी जो विराट कोहली को मिला है मैन ऑफ द सीरीज, तो ये आपकी एग्जाम में आएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है राज लिम्बानी ने किया, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रमुख ब्रह्मांड की घटना महान लाल धब्बा किस ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो ग्रेट रेड स्पॉट जो है ये आपका, अगर आप आज से पहले नहीं सुने होंगे इस क्वेश्चन को, तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप मंगल ग्रह को एग्जाम में लगा दोगे आंसर, मार्स को लगा दोगे आंसर, क्योंकि आप जानते हो कि मार्स को जो है ना, रेड प्लेनेट या लाल ग्रह कहा जाता है, जो आयरन ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये रेड स्पॉट वाली घटना है ये जुपिटर के साथ होता है। किसके साथ होता है? जुपिटर के साथ होता है। एक क्वेश्चन आप इसी फॉर्म में कई बार अटेंड भी किए होंगे, सुने होंगे कि अरोरा ऑस्ट्रेलियस बोरस की घटना वायुमंडल के किस लेयर में होती है ना। तो ये आपका आयन मंडल में होता है। देखिए मैं बात वही करूंगा जो एग्जाम में आती है, ठीक है मेरे भाई, तो वो मैं किसी और दिन क्लियर करवाऊंगा लेयर वाली। आज मैं ग्रह को लेकर के चलता हूं। हालांकि ग्रह में पहला क्लास जब 57 का स्टार्ट किया था उसी में मैं काफी हद तक आपको समझा दिया था कि ब्रह्मांड से कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। यहां तक कि पिछले क्लास में हमने निहार का क्या होता है, तारे का निर्माण क्या होता है, अंत कैसे होता है ना, ये सब के सब बता दिया था। ठीक है मेरे भाई। यह बृहस्पति ग्रह पर चलने वाली एक प्रकार का चक्रवातीय थंडर है। क्या? लाल धब्बा स्पॉट, है ना। बृहस्पति जुपिटर, इसके सबसे बड़ा जो उपग्रह है ज्ञानामीड, जो आपके मतलब ब्रह्मांड में भी सबसे बड़ा उपग्रह है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ज्ञानामीड। लेकिन अभी सबसे ज्यादा उपग्रह की जो संख्या है ये शनि के पास आ गया है, सैटर्न के पास आ गया है। ये बदलता रहता है, शनि जुपिटर खेलता रहता है ना। पता लग गया, अब जिसके बढ़ गए तो वो नाम आ जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना कम हो गई है। इसके अलावा ब्रह्मांड में कुल कितने ग्रह हैं? 8 हैं, जो इस प्रकार से सूर्य के बढ़ते हुए दूरी के अनुसार बता दिया था। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसे याद रखने के तरीके भी बताए थे कि सबसे जो छोटा है अपने पेरेंट्स का बहुत प्यारा होता है, तो सूर्य ब्रह्मांड का मुखिया माना जाता है, उस हिसाब से इन सभी का पेरेंट्स हुआ। तो अपने पेरेंट्स के पिताजी के पास जो है बुध बैठा हुआ है ना। 2 बहन हमेशा एक जगह बैठती है, तो दूसरे स्थान पे हमें शुक्र को रखना है, और तीसरे स्थान पे बहन, दोनों भाई बहन है बुध और शुक्र और पृथ्वी, तो तीसरे पे पृथ्वी। बाद बाकी दिन के क्रम पढ़ देना है। तो रविवार कोई ग्रह नहीं होता है तो संडे को हम कोई ग्रह नहीं लेंगे। फिर हम मंडे, सोमवार भी कोई ग्रह नहीं होता है। ट्यूसडे ग्रह होता है मंगल, तो मैं मंगल को रख लूंगा। फिर ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आना चाहिए, यानी बुध आना चाहिए। बुध को तो हम पहले ही रख लिए हैं, तो बुध का पत्ता कट, इसलिए बुध का अगला बृहस्पति, तो हम फिर बृहस्पति, फिर शुक्र आना चाहिए, लेकिन शुक्र पहले आ चुकी है, तो फिर शनि के, शुक्र के अगला शनि, और फिर अरुण वरुण। तो इस प्रकार से एक बार आप करके देखिए, एक बार मेरे साथ जैसे मैं बोला हूं ऐसे बोल के देखिए, आपको ग्रह का क्रम याद हो जाएगा। अब ये तो हो गई भाई सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार। अब यहीं से कुछ जो बात लिखा है भाई यहीं से समझ लीजिए। अगर आपने क्रम याद कर लिया तो ब्रह्मांड का आधा चीज याद हो जाती है। जैसे ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो 4 ग्रह है, ये जो आपका 4 ग्रह है, इसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। आंतरिक कहां से हम कैलकुलेट करते हैं? सूर्य के उपस्थिति से, है ना। सूर्य के नजदीकी से हम इसे, ये सूर्य है, इससे आंतरिक मतलब अंदर की तरफ, सूर्य के साइड है। और बाद बाकी ये जो 4 ग्रह है इसे हम बाहरी ग्रह कहते हैं। ये जो शुरुआती 4 ग्रह है ये ठोस माध्यम में है लगभग, यानी सॉलिड
सॉलिड स्टेट में होता है। बाद बाकी ये सब गैसीय और लिक्विड फॉर्म में है। कौन सा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये इतने ठोस नहीं है, इतने घनत्व नहीं है जितने इन चारों के होते हैं। साथ ही साथ ये इसको आंतरिक कहते हैं, तो इन लास्ट वाले चार को हम बाहरी ग्रह कहते हैं या जोवियन ग्रह कहते हैं, ठीक है। और इसे आंतरिक के साथ साथ पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इसे खुली आंख से भी देखा जा सकता है। तो ये आपने क्रम याद कर लिया तो बहुत सारे चीज याद कर लिए मेरे हिसाब से। विशालता के आधार पर ग्रहों को अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, और फिर पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, बुध। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि पृथ्वी का क्रम क्या है विशालता में, तो 5वां बताइएगा। इसके अलावा ग्रहों के अपने अपने कुछ उपनाम हैं उपस्थिति के कारण या और भी रीजन है। तो ग्रहों के उपनाम है पृथ्वी, नीला, ये जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं। शुक्र ग्रह को लूसीफर ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। सबसे चमकीला तारा भी कहते हैं। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। अकेला शुक्र जो है, साथ ही साथ पीला भी लिख लीजिएगा, पीला ग्रह भी कहते हैं। मेरे ख्याल में कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 उपनाम लेके बैठे हैं शुक्र ग्रह मेरे भाई, है ना। पृथ्वी की बहन तो 8 भी, है ना, पृथ्वी की बहन, तो ये 8 भी हो जाएगा। 8 उपनाम यहां पे लेके बैठे हैं, है ना, जहां तक मुझे ज्ञात है। पता नहीं और भी हो सकते हैं आने वाले दिन में। तो 8 उपनाम सिर्फ शुक्र ग्रह के हैं। कौन कौन से भाई? लूसीफर ग्रह, पृथ्वी का बहन, चमकीला तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सबसे गर्म ग्रह, पृथ्वी की बहन, पीला ग्रह, ये सब जो है 8 हो गए मिला के ना। इसके अलावा शुक्र और बुध, इन दोनों के पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। इसके अलावा लाल ग्रह को मंगल ग्रह कहते हैं, शुक्र ग्रह को पीला बता ही दिया अभी। इसके अलावा सूर्य के नजदीकी ग्रह को पार्थिव ग्रह या सघन या आंतरिक ग्रह कहते हैं, जैसे कि अभी मैंने बात कर ही लिया था। और दूर स्थित को जोवियन ग्रह या बाहरी ग्रह कहा जाता है, जिसकी घनत्व कम होती है। जनरली उतने सॉलिड अवस्था में नहीं होते हैं जितने हमारे आंतरिक ग्रह सॉलिड अवस्था में होते हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड का मुखिया कौन है? सूर्य। और सूर्य क्या है? खुद में एक तारा है ना। सबसे चमकीला जो तारा है, एक सेकेंड, अच्छा, सबसे चमकीला, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ तो गलत लिखा है। जिसके चमकीला, यहाँ पे स्थल लिख लीजिएगा, ठीक है। जिसके चमकीले स्थल को, यानी सूर्य की बात हो रही है कि सूर्य के जो चमकीले वाली भाग होती है, सतह होती है, स्थल होती है, उसे प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा उसके बाहरी सतह को किरीट या कोरोना कहा जाता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है भैया? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। संलयन मतलब नाभिक जुड़ते हैं और विखंडन में टूटता है। तो जो भी नाभिकीय रिएक्टर वगैरह काम करता है विखंडन के सिद्धांत पे, और जो संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये हमारा कौन काम करता है? एक तो हाइड्रोजन बम काम करता है, और एक हमारा सूर्य के अंदर जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो भी संलयन अभिक्रिया का ही परिणाम है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड का समय लगता है, इसे ही 8.2 मिनट लिख लेते हैं। इसके अलावा सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा प्रेक्सिमा सेंचुरी है। यहाँ पे क्लू है, अगर आपसे सीधा सीधा पूछे कि पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा, तो सूर्य आंसर मार के आएगा, कोई गलती नहीं होगी। लेकिन अगर सूर्य के बाद कहेगा ना, तो प्रेक्सिमा सेंचुरी होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान का लाल दिखना प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। एक बच्चा कोई कमेंट कर रखा है कि भाई यूपी पुलिस के लिए क्लास चलाया जाए। आप लोग बताइएगा कितने आदमी इच्छुक हैं। और सबसे पहले यूपी पुलिस के लिए क्लास चलाने से पहले अगर किसी के पास यूपी पुलिस के पास्ट में हुए एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं, नमूने हैं, तो मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे जो लिंक है पीडीएफ वाला, उसी पे भेज दीजिएगा, ताकि मैं एक सटीक वे में अनुमान लगा सकूं कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, कितना फायदा आपको होगा, है ना भाई। क्योंकि कोई भी चीज तो मैं हवा में नहीं करूंगा कि मैं आपको एंगेज करके रखा और बाद में आपको फायदा नहीं हुआ, है ना। तो पहले क्वेश्चन देखूंगा, क्योंकि मैं आज तक कभी यूपी पुलिस का क्वेश्चन देखा नहीं हूं, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा एक खगोलीय इकाई पृथ्वी सूरज के बीच को दूरी को दर्शाता है। आपसे पूछा जाता है कि भाई एक एयू जो है, एक खगोलीय इकाई जो है, ये किसके बीच की दूरी होती है? तो आप बताना है पृथ्वी और सूरज के बीच के, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी और सूरज के बीच दूरी भी पूछा गया है CHSL 2018 में, ठीक है। CHSL के एग्जाम में 2018 में, है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी और सूरज के बीच कितनी दूरी है? तो 149.6 मिलियन, यानी 150 मिलियन किलोमीटर लगभग। इसके अलावा खगोलीय इकाई में सबसे बड़ी क्या होती है? पारसेक। और पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। और एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, है ना। तो ये सब थोड़ी बहुत आंकड़े भी ध्यान रखेंगे, ब्रह्मांड से आपको काम आएगा मेरे भाई। अगला है कि नवंबर 2023 में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? फिक्की, आइसोचेम, ये सब आपसे पूछे जाते हैं, है ना। SBI के अध्यक्ष भी चेंज हो जाए तो भी पूछे जाते हैं, सेबी के पूछे जाते हैं, नाबार्ड के और RBI के। इतने अध्यक्ष आपके लिए कॉमन है, जो एक तरीके से वित्तीय संस्था
होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अनीस शाह जी जो है फिक्की के अंदर नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, अनीस शाह, है ना। इन्हें नहीं भूल सकते हैं आप, क्योंकि आधा नाम अलग जो है लग रहा है, आधा नाम अलग है, अनीस शाह, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी है। कहने का मतलब है कि ये जो अनीस है ये हमारे ख्याल में जो इस्लाम धर्म में होते हैं इस प्रकार के नाम होते हैं, और ये शाह जो है ये इस्लाम धर्म में भी होते हैं और हिंदू धर्म में होते हैं। तो ये जो है टाइटल शाह वाला, तो ये दोनों मिली जुली नाम है, तो आपको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे याद रह सकता है आप रख सकिए। इसके अलावा वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी जी हैं। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष केजी शाह जी हैं। चिंताला साहब का स्थान लिए थे। नाबार्ड क्या है आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, 1982 में स्थापना हुआ था, है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो ओबीसी वाला होता है ना, उनके अध्यक्ष कौन है, गंगाराम अहिरे हैं, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। जो पहले भगवान लाल साहनी हुआ करता था, इनका स्थान लिए थे। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एज इट इज हर्ष चौहान साहब हैं, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो एससी वाला है विजय संपला साहब हैं, ठीक है। इसके आर्टिकल भी मैंने आपको बता दिया था, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के आर्टिकल कौन से हैं, ये वाली, ये इसकी मतलब आर्टिकल बताना है आपको। इसके अलावा आइसोचेम का नया अध्यक्ष अजय सिंह है ना। यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष एम जगदीश कुमार हैं, जो पिछले साल ही बने थे। एनसीईआरटी का वर्तमान निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी है। तो ये सब कुछ आपके पास है जो इन्हें ध्यान रखना है। इनके अलावा सार्क के महासचिव, जो सार्क होते हैं ना, जो आपका एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसके मुख्यालय काठमांडू में है ना। 8 सदस्य देश हैं सार्क में। सबसे नवीन सदस्य देश भी पूछा गया था, तो बताइएगा अफगानिस्तान सबसे बाद में ऐड हुआ था सार्क में। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था, है ना। तो इसके जो वर्तमान महासचिव है इसाला बिराकुना, ये श्रीलंका के रहने वाले हैं। कहाँ के, श्रीलंका के, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, श्रीलंकाई हैं। इसाला बिरुकाना नाम से स्पष्ट है ना। अब पदुमा क्या क्या नाम रहता है उसका, इस प्रकार से नाम श्रीलंका में ही होते हैं, तो आप याद कर सकते हैं, है ना। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ मेरे भाई, अपनी याद रखने की काम है, जैसे भी आपको याद रह पाए, है ना। इसके अलावा एनडीबी का नया अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, तो ये डिल्मा रोसेफ। और आपको हंसी लगेगी, ब्रिक्स के लिए आवेदन पाकिस्तान ने भी किया है, ठीक है। ब्रिक्स में ऐड होने के लिए पाकिस्तान ने आवेदन दिया है, हमें नहीं लगता कि इन्हें ऐड किया जाएगा। विश्व बैंक का नया अध्यक्ष अजय सिंह बंगा, ये भारतीय अमेरिकी नागरिक है। तो जो विश्व बैंक के ही जो मेन आपका भारतीय हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ नहीं हैं। इसके अलावा कतार में लगाए गए पेड़ों के बीच किस प्रकार से पेड़ लगे हैं, और इस बीच में जो जगह है यहाँ पे खेती कर ली जा रही है, तो इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन है हमारे। तो इसे कृषि वानिकी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, हम कृषि वानिकी कहते हैं। कम भूमि पर अधिक पैदावार करने के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि को सघन कृषि कहते हैं या गहन कृषि कहते हैं। इसे ही सघन कहिए, गहन कहिए, है ना। सघन कृषि या गहन कृषि कहते हैं कि भूमि कम है और इसमें जो है काफी एक को रत्ती जगह कहीं नहीं छोड़ा, कोना ओना सब जगह। एरो पर जो है गाँव घर में आप देखेंगे कि जो चलने वाला पगडंडी होता है खेत का, तो यहाँ पे आपका अरहर का बीज जो है खुरपी से मार के डाल देते हैं इसमें, तो अरहर जो है रास्ते पे आ जाता है, तो चलना कठिन हो जाता है। ये किसकी परिणाम है, तीव्र जनसंख्या विस्फोट की ही तो परिणाम है ना। क्योंकि आदमी चाहता है कि थोड़ा भी भूमि जाया न जाए, जितना हो सके निकालो इससे, ठीक है। तो ये तीव्र जनसंख्या का एक परिणाम है आपका सघन कृषि। इसके अलावा पहाड़ी इत्यादि क्षेत्र में जो काट छांट वाली कृषि होती है, इसे स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि कहते हैं वहाँ के स्थानीय भाषा में। कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी सुचारू रूप से चलाने की क्रियाकलाप को मिश्रित कृषि की संज्ञा दी गई है। खरीफ फसल के उदाहरण क्या है, रबी के क्या है, जायद के क्या है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। तो खरीफ के फसल में आपका धान, मकई, तिल में थोड़ा सा क्लू है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ कि तिल जो है उत्तर भारत में जहाँ खरीफ की फसल के रूप में कंसीडर किया जाता है, वहीं पे इसे दक्षिण भारत में जो है आपके रबी के फसल के रूप में कंसीडर किया जाता है तिल, है ना। तिल का फूल काफी ज्यादा गंध करता है, मेरे गाँव में भी तिल की खेती होती है, मैंने एक बार छू लिया था, दवाई जैसे गंध करता है तिल का फूल, है ना। तो तिल में थोड़ा सा है, ये खरीफ भी है जगह के हिसाब से और रबी भी है, बाद बाकी सब ठीक है। तो खरीफ फसल के उदाहरण धान, मकई, तिल हो जाएगा। खरीफ फसल वैसा फसल जो आपके बारिश आने, जो बरसाती मौसम चालू होता है, मानसून आती है, तभी जो है इनको रोपा जाता है या लगाया जाता है। रबी फसल का उदाहरण है गेहूं, मसूर, जौ, राई, तिल, तीसी, है ना, मसूरी, ये सब जो है आपके रबी के फसल हो जाएगा जब कड़ाके के ठंड में जिसे बोए जाते हैं। इसके अलावा
अप्रैल से मिड जून के बीच में जो खाली समय होता है रबी और खरीफ के बीच का, है ना, कि खेत खाली होता है, उस समय जो खेत से फसल निकाले जाते हैं उसे जायद फसल कहते हैं। तरबूज, ककड़ी, खीरा, फूट, ये सब। भारत में कॉफ़ी लिखना है इसको, है ना, कॉफ़ी, है ना, करण विथ कॉफ़ी वाला। कॉफ़ी चाय वृक्षारोपण फसल का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, देखने से ऐसे लग रहा है कि ये जो है ये मतलब गलत लिखा है, लेकिन सही लिखा है। इसके अलावा कंप्यूटर शब्दावली में SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? SMTP का फुल फॉर्म पूछा भी गया था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये HCM एग्जाम 2022 या 23 में जो हुआ था, अभी HCM का एग्जाम, इसमें पूछा गया था सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर सेक्टर में FDD का फुल फॉर्म आपसे पूछता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्या पूछता है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, FDD, है ना। इसके अलावा ईमेल में प्रयुक्त शब्द BCC का फुल फॉर्म तो ब्लैंड कार्बन कॉपी। अब वो जमाना गया जब MICR और HTML और HTML और एक क्या होता है भाई HTTP, इतना से काम चला लेंगे, लाइन वैन और ये सब से काम चला लेंगे। ऐसा नहीं है, आजकल जमाना बदल गया है। इंटरनेट की सेवाओं में TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP का, ये पुराना क्वेश्चन है ये दोनों, है ना। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वाला आजकल काफी चलता है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कोई प्रोग्राम वगैरह जब करप्ट होता है तो आपको यही दिखाता है SQL एरर, है ना। तो ये आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL, ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नवंबर 2023 में यूनेस्को के द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो देश में जो पहला शहर होगा जिसे साहित्यिक शहर के रूप में दर्जा दिया जाएगा यूनेस्को के द्वारा, ये हमारा जी कोझिकोड, है ना, कोझिकोड। वास्को डी गामा पहली बार भारत में 1498 में जब आए थे तो कालीकट ही पहुंचा था। और दूसरी बार भी पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत कब आए? 1502 में। और जब आए तो गए ही नहीं, यहीं पे इनका मृत्यु हुआ। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 1945 में। यूनेस्को की मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंद्रो अजोलो। हाल में ही भारत में गरबा नृत्य को जो है यूनेस्को ने मान्यता दिया है। इससे पहले छौ कलबेलिया वगैरह को भी मान्यता दिया है यूनेस्को ने, तो ये कोई नई बात नहीं है। 2023 में भारत के 2 स्थान को यूनेस्को ने जो है चिन्हित किए हैं। 41वां शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ स्थल। दूसरा होयसल मंदिर के जो समूह है उनको भी यूनेस्को जो है 42वें साइट के रूप में दर्जा दिया है। 41वां आपका शांति निकेतन, 40वां आपका धौलावीरा था और 39वां आपका रंगप्पा मंदिर था। इस प्रकार से यूनेस्को के साइट है, अभी 42 साइट है ना, शामिल है। 2015 में बनारस को यूनेस्को ने संगीत के शहर के रूप में ऐड किया था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, बनारस को संगीत के शहर के रूप में। इसके अलावा तराना गायक पंडित रत्न मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? तो ये तराना से संबंधित है, तो ये मेवाती घराना से संबंधित है। तराना, ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, ये सब तो जानते हैं ना कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ही पार्ट है, फॉर्म है, ठीक है। तो एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो है जनक या फिर मजे हुए धुरंधर पंडित रत्न मोहन शर्मा का संबंध किस घराने से है? तो मेवाती घराने से है, ठीक है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मशहूर पंडित जसराज भी मेवाती घराने से संबंधित है। और पंडित जसराज से क्या एक एडिशनल क्वेश्चन में बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, क्योंकि मैं आज क्वेश्चन भी याद नहीं दिलाने वाला हूं क्योंकि 3-4 बार बता चुका हूं, है ना। इनके अलावा किराना घराना के संस्थापक अब्दुल करीम खान हैं। इस घराने के प्रमुख कलाकार में पंडित M वेंकटेश, पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल इत्यादि आते हैं, जिसमें पंडित भीमसेन जोशी को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि 2008-9 में जो है भारत रत्न भी इन्हें दिया गया था संगीत के सेक्टर में। मलका जान, ये आगरा घराने से संबंधित है। मलका जान कलाकार का नाम है भाई। ईश्वरी प्रसाद जो कथक नृत्य से संबंधित है, लखनऊ घराने से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज भी लखनऊ घराने से और कथक से ही संबंधित है। बनारस घराने के संस्थापक पंडित राम सहाय है। प्रसिद्ध कलाकार जानकी प्रसाद भी है, बनारस घराने से ही आते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारतीय मृदा विज्ञान का संस्थान ये आपका भोपाल में स्थित है ना, सोयल वाला भोपाल में है। देखिए भोपाल में जो है ये आपका जो इसरो का मास्टर फैसिलिटी केंद्र है, तो हासन के बाद एडिशनल एक और ब्रांच कहाँ पर? भोपाल में भी है, ध्यान रखिएगा। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में स्थित है। और भारतीय सुदूर संवेदन केंद्र, देखिए सुनने में एक जैसा लग रहा है लेकिन ये वो सीधे साउथ इंडिया में है ना, और ये वो सीधे नॉर्थ इंडिया में, ऐसा है, आप देख लीजिए। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ये हैदराबाद में है और ये राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्य, माफ कीजिएगा, ये देहरादून में है और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय जो है ये हैदराबाद में है। तो दोनों को अच्छे से पकड़ के रखिए। भारत में मृदा को 8 भागों में बांटा है, ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था कौन कौन सा मृदा होता है। इसके अलावा भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? योजना आयोग के अनुसार
तो 15 को कृषि जलवायु क्षेत्र है। भारत के अधिकांश हिस्सों पर कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। मिट्टी की बात हो रही है तो मिट्टी वाली क्वेश्चन। तत्पश्चात काली मिट्टी का स्थान आता है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है और काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है चट्टानों के क्षरण से होता है, आग्नेय चट्टान, बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से होता है। और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है कि नदियों द्वारा जो आपका जो मटेरियल बहा के लाया जाता है उनके द्वारा आपको जो होता हो जाता है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण। और दो प्रकार के बढ़ जाता है, खादर और बांगर। तो पुराना को कहते हैं आपका जो है बांगर और नया वाले को कहते हैं खादर। और खादर और बांगर कैसे डिसाइड होता है? नदियों के बहने के क्रम पे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जहां पे जो है करंट वाला नदी का बहाव नहीं पहुंच पाया तो पुराना मिट्टी हो गया, तो उसे बांगर कहते हैं। और जहां करंट वाला मिनरल्स को पाट दिया है नदी ने तो उसे जो है खादर कहते हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट बता दिए थे। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, ब्लैक चेरनोजम इत्यादि भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास तंबाकू की खेती अच्छे होते हैं। जो दक्कन ट्रैप है वहाँ पे आपको काली मिट्टी काफ़ी मिलेंगे। साथ ही साथ काली मिट्टी जो है और भी इलाके जैसे मध्य प्रदेश वगैरह में भी मिल जाएगा, है ना। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख कृषि उत्सव ड्री किस महीने में मनाया जाता है? जो ड्री वाला फेस्टिवल होता है ना, ड्री फेस्टिवल, ये अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख फेस्टिवल है। तो ये किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये जुलाई महीने में मनाया जाता था। किस महीने में? जुलाई महीने में। कैसा फेस्टिवल है ये? तो फसलों से संबंधित फेस्टिवल है। नागालैंड की प्रमुख त्योहार हॉर्नबिल किस महीने में? दिसंबर में 10 दिनों तक, 1 से 10 दिसंबर तक। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। इसी महीने में मनाया गया होगा, हालांकि मैं नहीं गया था। इसके अलावा पंजाब हरियाणा में मनाए जाने वाले प्रमुख बैसाखी का पर्व यह अप्रैल महीने में होता है, क्योंकि आप जान लो कि इंडिया में जो भी नववर्ष का फेस्टिवल होता है ना, जनरली अप्रैल महीने में ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। और जो मकर संक्रांति के समय अलग अलग आप नाम जानते हैं तो उसका तो फिक्स डेट है 14 या 15 जनवरी को। असम के प्रमुख त्योहारों में बिहू जो साल में 3 बार मनाई जाती है, जैसा कि आप जानते हैं, है ना। ये जो रंगोली बिहू होता है, काटी बिहू होता है। एगो रंगोली बिहू मैंने आपको बता दिया थे कि अप्रैल के समय मनाया जाएगा, जो आपको असम का नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट होता है। तो होली से याद रखेंगे, रंगोली, रंग वाला त्योहार होली। तो उसके बाद होली जनरली मार्च में, तो अप्रैल में जो बिहू होता है उसे रंगीलू बिहू कहते हैं। इस प्रकार से उत्तरायण, मकर बिलक्कू, पोंगल, संक्रांति, ये सभी के सभी जो है मकर संक्रांति के ही अलग अलग रूप है अलग अलग स्टेट में। जैसे उत्तरायण गुजरात में है, मकर बिलक्कू केरला में, पोंगल तमिलनाडु में और मकर संक्रांति रेस्ट इंडिया में। तो ये जो है आपका जनवरी में 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा, बिशु, पोटांडु, उगादी, नवरेह, बैसाखी, ये सामान्यतः अप्रैल महीने में, ये नववर्ष की बात हो रही है। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में कहते हैं, बिशु केरल में कहते हैं, पोतांदु तमिलनाडु में कहते हैं, उगादी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहते हैं, नवरेह आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहते हैं, है ना। बैसाखी आपका पंजाब हरियाणा में नववर्ष को ही कहा जाता है। मैंने उस दिन आपको ये भी बताया था कि ये जो नवरेह त्योहार है जो जम्मू कश्मीर में नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसमें जो है किस देवी की पूजा की जाती है, आप लोगों को अगर याद हो तो कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा देव दिवाली तथा गंगा महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये बनारस में, पार्टिकुलर शहर है बनारस। तो दिवाली के बाद देव दिवाली और आपका गंगा महोत्सव जो 5 दिवस मनाया जाता है, गंगा महोत्सव 5 दिवसीय त्योहार है, तो ये आपका बनारस में जो है मनाया जाता है। यहूदी धर्मावलंबियों का जो रोशनी का पर्व है, इसे हनुका कहते हैं। ये हनुका आपके इसी साल किसी एग्जाम में पूछा गया है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, है ना। ये हनुका, जैसे आपने रोशनी का त्योहार कौन सा है अपना? तो अपना दिवाली है ना, दीपावली, है ना, रोशनी का त्योहार। तो उसे जो यहूदी धर्म के होते हैं ना, उसे हनुका कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अक्टूबर 2023 को वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये आपका शुभमन गिल साहब। शुभमन गिल साहब 2023 में 2000 रन बनाने वाले सबसे तेज रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए, माफ कीजिएगा। वनडे क्रिकेट में 2023 में सबसे अधिक रन शुभमन गिल ने ही बनाया है ओवरऑल वनडे में, और ओवरऑल इंटरनेशनल रन भी देखे तो शुभमन गिल ने ही बनाया, ये बात भी ध्यान रखिएगा, है ना। और दूसरे स्थान पे आपका विराट कोहली, तीसरे स्थान पे डेरिल मिचेल है और चौथे स्थान पे रोहित शर्मा है। अगर 2023 ईयर की बात करें कि अब तक सभी फॉर्मेट को मिला के सबसे अधिक रन किसने बनाया, लेकिन यहां पे मैं पार्टिकुलर वनडे की बात कर रहा हूं, तो पार्टिकुलर वनडे में भी शुभमन गिल ही सबसे अधिक रन बनाए 2023 के अंदर। इसके अलावा सबसे अधिक वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक मारने का रिकॉर्ड अब विराट कोहली के नाम है। सचिन तेंदुलकर के 49 शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसके अलावा विराट कोहली जो है अब वनडे क्रिकेट में चौथा सबसे अधिक रन बनाने वाले हो गए हैं, सनत जयसूर्या को पीछे छोड़ते हुए, रिकी पॉन्टिंग के बाद, यानी रिकी पॉन्टिंग तीसरा है और चौथा हो गया
आपका विराट कोहली। वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद शमी बन गए हैं, तो ये बात भी ध्यान रखिए, पहला वर्ल्ड कप और सबसे अधिक विकेट लेने वाले, वाह क्या बात है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 का संबंध, तो 128 का संबंध ऐसा है कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं तो उनको भी सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाही में बैठने के लिए बुलाया जा सकता है, तो ये आर्टिकल 128 कहता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से लेकर 147 जो भाग 5 के अंतर्गत आएगा, तो ये सभी के सभी जो बात है, जो भी आर्टिकल्स आप इस दायरे में देख रहे हैं 24 से लेकर 47, मेरे ख्याल से 24, 24, 48 यानी 24 आर्टिकल होंगे अगर आप जोड़ोगे तो 24 से 47 तक। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पावर हो गया, चाहे स्थापना चाहे जो भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बात है इनको समझाता है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से प्रावधान करता है। अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आजादी से पहले 1774 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कोलकाता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू करा गया था, जो 4 सदस्यीय हुआ करता था। ठीक है भाई, इसके अलावा प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो अभी सर्वोच्च न्यायालय है उनके कौन थे, तो हीरालाल जस्टिस कानिया। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 50वां कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे, तो फातिमा बीवी। तो ये सब सर्वोच्च न्यायालय की कुछ जानकारी है ना। इनके अलावा अनुच्छेद 129 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड अभिन्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है, और हाई कोर्ट भी रिकॉर्ड अभिन्यायालय होता है आर्टिकल 215 के अनुसार, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और ये रिकॉर्ड अभिन्यायालय क्या होता है मैं बता दिया हूँ कि एक जैसे सजा के लिए एक जैसे फैसला, सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देगा उसी का अनुकरण उससे निचला न्यायालय यानी हाई कोर्ट करेगा। चूंकि हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है 215 के थ्रू, तो हाई कोर्ट अगर किसी गुनाह के लिए कोई सजा अलॉट करता है तो उसको एक रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाएगा, और हाई कोर्ट से जो नीचे की कोर्ट है जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सत्र न्यायालय वगैरह, तो वो फॉलो करता है, तो इसे कहते हैं रिकॉर्ड अभिन्यायालय या अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 126 के अनुसार कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है ना। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहने का मतलब जो आपका टेम्पोररी वाला होता है, तो उनकी नियुक्ति 126 के अनुसार होता है, और 127 के अनुसार तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति में मैंने आपको बता दिया है कि किसका परामर्श लिया जाता है। पहले तो राष्ट्रपति साहब से जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो परामर्श करते हैं कि भाई तदर्थ न्यायाधीश की जो है मतलब चाहिए, यहाँ पे और न्यायाधीश चाहिए, तो बाहर के किसी हाई कोर्ट से लाया जाता है। वो सब दिन के लिए नहीं होता है, कामकाज बढ़ने के कारण वो उस समय की कामकाज संभालने के लिए लाया जाता है, और जिस भी हाई कोर्ट से लाया जाता है उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी जो है मशवरा लेना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय के पुनर्विचार की ताकत रखते हैं। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को जब चाहे कि मुझे सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना चाहिए तो लेते हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में अधिकतम कितने जज हो सकते हैं, तो 33+1 यानी 34 जज हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय रिट 32 के थ्रू जारी करते हैं, वहीं हाई कोर्ट जो है 226 के थ्रू रिट जारी करते हैं। अक्टूबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवात तूफान आया था, तो हमून आया था। यह हमून चक्रवाती तूफान का नाम किस देश ने दिया था, तो ईरान ने दिया था। जून 2023 में अरब सागर में आए हुए तूफान कौन सा, बिपरजॉय, बांग्लादेश ने इसे नाम दिया था। राजस्थान और जो आपका पश्चिमी तटीय राज्य है गुजरात वगैरह उनको क्षति पहुंचाया था, है ना, बिपरजॉय। इसके अलावा मोचा नामक तूफान बंगाल की खाड़ी में आया था, इसका नाम यमन ने दिया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक सेकेंड भैया, कहाँ थे, हाँ ये मोचा नामक जो तूफान है ये कहाँ पर आया था, तो ये आपका इससे ऑपरेशन करुणा को रिलेट कीजिए जो अभी आपने म्यांमार को पहुंचाया था सहायता, तो ये बंगाल की खाड़ी में आया था, यमन ने इसका नाम दिया था, है ना। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 58.75 करोड़ जो जनसंख्या है वो महिलाओं की थी। इसके अलावा जनगणना से एक एक बात बता रखा हूँ, है ना, मैं यहाँ से भी जो छोटी छोटी आंकड़ा है ये भी आपको बता दूंगा ताकि आपकी कोई भी क्वेश्चन न छूटेगा। जनगणना 2011 के अनुसार देश की संपूर्ण जनसंख्या 121 करोड़ थी, अब तो 142 करोड़ से ज़्यादा हो गया और चाइना को पछाड़ दिया है। लेकिन हमारे जनगणना के 2021 के रिपोर्ट के अनुसार नहीं, ये बाहरी जो है यूएनओ के अनुसार। इसके अलावा 2011 जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि 17.64 रहा था। कुल साक्षरता लिटरेसी 74.04 रहा था। महिला साक्षरता 65.46 और पुरुष साक्षरता 82.14%। वहीं पर केरल की साक्षरता ओवरऑल सबसे अधिक 94% और बिहार की साक्षरता सबसे कम 61.80%। तो ये कुछ आंकड़े हैं जनगणना के। इसके अलावा सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का रहा था, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का रहा था, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का, सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का, समग्र लिंगानुपात 943 और समग्र जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर निवास करते थे। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली का था, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पुदुचेरी का था और सबसे अधिक साक्षरता एक सेकेंड यहाँ पे गलती है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी दिल्ली ही होगा, ठीक
ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी दिल्ली होगा। और पुदुचेरी जो यहाँ पे लिख गया है, ये पुदुचेरी का जो है सेक्स रेशियो कर लीजिएगा सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेश में। और साक्षरता दर लक्षद्वीप का मैं करेक्ट करके दूंगा, नो आप चिंता न कीजिए। इसके अलावा जनगणना जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ सूची के अंतर्गत आती है, तो ये ध्यान रखेंगे। संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची में संघ सूची का विषय है ये। जनगणना का इतिहास 1872 में पहली बार मेहू के समय में हुआ था। 1881 रिपन के समय से लगातार 10 वर्षों पे होने लगा। आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में हुआ था, अंतिम 2011 में, 2021 में लंबित है। इसके अलावा भारतीय इतिहास में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 1911 से 21 को कहा जाता है वृहद विभाजक वर्ष, क्योंकि इसमें जनसंख्या बढ़ने के अलावा यहाँ पे घट ही गया था। 0.31% जो है नकारात्मक वृद्धि हुई थी, घट गया था जनसंख्या। इसके अलावा जनगणना 2011 में नकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाला एकमात्र राज्य नागालैंड था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला देवांग घाटी जो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो रेडॉन नामक अक्रिय गैस जो है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है ना। अक्रिय गैस रेडॉन, इसकी कैंसर वगैरह के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अक्रिय गैस का खोज विलियम रैमजे ने किया था। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, नियॉन इत्यादि जो है अक्रिय गैस के उदाहरण है। इसे नोबेल गैस या इनर्ट गैस भी कहते हैं। इसे समूह 18 यानी अंतिम समूह में रखा गया है, जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। ये वाली जो लाइन है ये आपका अक्रिय गैस का है, व्हाइट वाला। देखिए पीरियोडिक टेबल को अगर कलर कोड आपने समझ लिया तो काफ़ी सब चीज़ याद ही हो जाता है, ठीक है। ये जो पहला दोनों है, ये पहला दोनों जो है ये क्या है, ये क्षारीय धातु है। इसमें भी अगर ये दो को थोड़ा आप ज़्यादा डार्क देख रहे हैं, ये क्षारीय पृथ्वी धातु कहते हैं इसको, ठीक है, ये दो वाले वर्ग को, ठीक है। इसके अलावा ये जो भी बैगनी कलर का है, पर्पल है, इसे संक्रमणीय धातु या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसके मेटेलिक गुण उच्च होता है। इसके अलावा ये जो भी आपके यानी इधर वाली जो भी पार्ट है ना, ये अधातु की पार्ट है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। ये जो 17 हरा कलर का देख रहे हैं ये आपका हेलोजन ग्रुप है। तो इस प्रकार से कुछ एक बातें आपको ध्यान जरूर रखना है मेरे भाई। और ये जो नीचे में दो अलग से दिया रहता है, एक तो लेंथेनाइड और एक आपका एक्टियोनाइड रहता है। लेंथेनाइड और एक्टियोनाइड रहता है। लेंथेनाइड वाला जो है ये समूह 6 से ताल्लुक रखते हैं, ये पिलक्का से कटा है। और ये जो एक्टियोनाइड वाला है ये 89 यहाँ से कटा है, ठीक है। तो ये समूह 7 से ताल्लुक रखता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम के अंदर। बाद बाकी आधुनिक आवर्त सारणी के जनक जो है मेंडेलीव को भी कहा जाता है। वो भी आधुनिक आवर्त सारणी से ही विश्वास रखते थे, लेकिन मेंडेलीव की आवर्त सारणी से जो है उतने हम नहीं बढ़ पाए जितना हमें बढ़ना चाहिए। इसीलिए हम आजकल जो ये आवर्त सारणी आप देख रहे हैं ये मोसले साहब का है, ठीक है। लेकिन मेंडेलीव की आवर्त सारणी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि उसमें कितने तत्व थे, तो बताइएगा 63। और मेंडेलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पे जो है हुआ करता था आधारित, और बहुत सारे तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ा गया था जो बाद में आया, ठीक है मेरे भाई। तो वो भी जो है इसी दिशा में प्रयास किए, तो उसके भी मत जो है आधुनिक आवर्त सारणी से ही मिलते थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आजकल की आवर्त सारणी किसके द्वारा जो है हम यूज करते हैं, तो मोसले साहब, ठीक है, जो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इसके अलावा सीजर फ्रेडरिक जो एक पुर्तगाली यात्री थे, किसके काल में भारत आए थे, तो सदाशिव राय। अब सदाशिव राय के नाम से आप स्पष्ट है कि ये विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है। सीजर फ्रेडरिक विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत सदाशिव राय के कार्यकाल के दौरान भारत आए थे। विजयनगर साम्राज्य के समय भारत आने वाले अन्य प्रमुख यात्रियों में निकालो कांटी, ये कहाँ के, इटली के रहने वाले थे। देवराय प्रथम के काल में आया। अब्दुल रज्जाक ये फारस के रहने वाले थे। देवराय सेकेंड के काल में आया। बारबोसा तथा पायस ये दोनों पुर्तगाल के रहने वाले थे। कृष्णदेव राय के काल में भारत आया था। एक अन्य पुर्तगाली यात्री नुनीज ये अच्युत देव राय के काल में भारत आया था। तो ये जो कुछ विजयनगर साम्राज्य के काल में यात्रीगण आए यहाँ पे, तो उनको जरूर ध्यान रखना है कि किस किस शासक के काल में आया था। कभी कभी तो डायरेक्ट इसके देश ही पूछ देते हैं कि ये किस देश के रहने वाले थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में किया था, जब सल्तनत पे मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। विजयनगर साम्राज्य पे 4 प्रमुख वंशों ने शासन किया, संगम, तुलुब और अरबिदु, है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य के समय घटित प्रमुख घटनाओं में तालीकोटा का युद्ध 1565 प्रसिद्ध है। इसी से विजयनगर का पतन स्टार्ट हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय के 8 जो आपका तेलुगु कवि हुआ करता था उसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। और राष्ट्र प्रधान शिवाजी क्या, नवरत्न, अकबर और विक्रमादित्य दोनों के मंत्रिमंडल को नवरत्न कहा जाता था। कृष्णदेव राय के जो है स्वयं तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्याद नामक किताब लिखे थे, और नागलपुरम नामक कस्बे जो है जो अपनी माता के नाम पे कृष्णदेव राय ने ही बसाया था। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के काल में तथा फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में भारत पधारे थे। विनिंग द इनर बैटल, है ना, मतलब जीते, मतलब अंदर के जो युद्ध है उससे जीत के नामक पुस्तक किसने लिखा है, विनिंग
विनिंग द इनर बैटल। तो ये शेन वाटसन, ये ऑस्ट्रेलियाई हैं, काफ़ी स्मार्ट खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का, है ना। सिक्स मशीन नामक पुस्तक के लेखक क्रिस गेल हैं, पूछे भी गए हैं कई बार। क्रिस गेल को यूनिवर्स बॉस भी कहा जाता है। क्रिस गेल इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा के बाद सबसे अधिक छक्का लगाने वाले खिलाड़ी हैं। पहले एक्चुअली क्रिस गेल ही था, लेकिन पिछले साल रोहित शर्मा ने इसके रिकॉर्ड तोड़ दिए छक्का मारने में, और पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में मिला के देखें तो सबसे अधिक छक्का अब रोहित शर्मा के नाम है। आईपीएल में सबसे अधिक छक्का लगाने का जो रिकॉर्ड है, साथ ही साथ सबसे लंबी पारी व्यक्तिगत खेलने की रिकॉर्ड भी अभी तक जो है क्रिस गेल के नाम ही है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा द कैप्टन्स ईयर एंड एसेज डायरी। एसेज एक श्रृंखला होती है, एसेज के लिए भिड़ंत होता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। ये टेस्ट सीरीज मैच चलती है ना, किसी विश्व कप से कम नहीं है उनके देशों में, है ना। तो एसेज डायरी और द कैप्टन्स ईयर नामक पुस्तक जो है आपका रिकी पॉन्टिंग साहब लिखे। रिकी पॉन्टिंग काफ़ी गुस्सैल स्वभाव के पूर्व ऑस्ट्रेलियाई आपके जो है कप्तान, और 2 बार जो है वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान है ऑस्ट्रेलिया को। 2015 में माइकल क्लार्क ने जिताया था, इससे पहले 2003 और 7 में रिकी पॉन्टिंग ने जो है ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप दिलवाया था। ऑस्ट्रेलिया जो है 6 बार वर्ल्ड कप के विजेता है। 2023 वाला वर्ल्ड कप के जो विजेता है ऑस्ट्रेलिया, उनके कप्तान पैट कमिंस, एक बॉलर या फिर ऑलराउंडर कह लीजिए। नो स्पिन जो है ये पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज शेन वार्न की पुस्तक है, जो हमारे बीच नहीं है। प्लेइंग इट माय वे के लेखक सचिन तेंदुलकर। 281 एंड बियॉन्ड के लेखक बीवीएस लक्ष्मण। बीवीएस लक्ष्मण को भारत के मुख्य कोच के रूप में बनाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक नहीं। इसके अलावा स्टेट फ्रॉम द हर्ट कपिल देव के द्वारा लिखा गया, हरियाणा हरिकेन इसे कहा जाता है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली साहब के द्वारा लिखा गया है, दादा कहा जाता है। बिलीव सुरेश रैना के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। सुरेश रैना वह खिलाड़ी है जो इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में पहली बार शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने थे। पहली बार कहने का मतलब टेस्ट और वनडे में तो सभी ने बनाया था, लेकिन T20 में ये पहला जो है शतक मारा, और इस प्रकार से तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। इसके अलावा ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होती है, तो सतपुरा पर्वतमाला से। ताप्ती नदी कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की चोटी जो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में मैकाल रेंज में है। नर्मदा और ताप्ती दोनों ही उल्टा दिशा यानी पश्चिम दिशा में बहती है। डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, दोनों अरब सागर में गिरती है। नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी पर स्थित बांध जो है इंदिरा गांधी बांध, ओमकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध, ये सभी के सभी नर्मदा नदी पर स्थित है। साथ ही साथ ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली को भी फॉलो करते हैं। रिफ्ट वैली क्या होता है, दरार युक्त जमीन से गुजरना। इसके अलावा गोदावरी नदी का उद्गम नासिक, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी इसकी इससे या इससे नहीं भैया, इसको होना या फिर इसे, है ना। तो ये जो है गोदावरी नदी, इसके लिए इसे यहाँ पे जो है इस्तेमाल करेंगे। तो इसे जो है दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि दक्षिणी गंगा कहेगा तो गोदावरी, क्योंकि 2 बार में लिखा जाएगा, और दक्षिण की गंगा कहेगा तो कावेरी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कृष्णा नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी है, तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र निकलती है। और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी जो है महानदी, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। और ये तीनों जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी, कृष्णा और आपका महानदी, ये तीनों के तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। इसके अलावा कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तथा इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, किसे, कावेरी को, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर स्थित चेमाड्यूम ग्लेशियर से होती है, जहाँ पे उसे, है ना, सांगपो कहा जाता है, और इंडिया में एंट्री के समय से देहांग कहा जाता है। इसके अलावा भारत में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी माही है। कक्ष के रण में विलुप्त होने वाली नदी लूनी है। सबसे लंबी नदी गंगा है। तो ये कुछ नदी प्रणाली से क्वेश्चन। इसके अलावा 13 ताली नृत्य एक भक्ति रूप है, इसे किस जाति के द्वारा किया जाता है, तो ये कामदा जनजाति के द्वारा 13 ताली नृत्य को परफॉर्म किए जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि खाली यही भाग लेंगे, लेकिन इन्हीं का नाम आएगा क्योंकि ये जो है इनका बेसिक है। इसके अलावा 13 ताली नृत्य का संबंध राजस्थान से, अगर ऑप्शन में राजस्थान नहीं है तो फिर मध्य प्रदेश होगा। इसके अलावा तेलंगाना का प्रमुख मेदराम जात्रा त्यौहार जो है ये 4 दिनों तक होती है, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मेला है। तो ये कोया जनजाति के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है इसके अंदर। अरुणाचल प्रदेश में लोसार उत्सव जो है मोनपा जनजाति के द्वारा किया जाता है ना। इनके अलावा झारखंड में सरहुल त्यौहार, ये आदिवासी त्यौहार है जो झारखंड के आदिवासी समुदाय जैसे संथाल, उरांव, हो, मुंडा इत्यादि द्वारा मनाया जाता है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव, ये इसका आयोजन कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में। 2022 में तिसरका किया गया था, 2019 में पहली बार किया गया था। इसके अलावा ये जो
राष्ट्रीय नाम भले हो लेकिन यहाँ पे विदेशी जो डांसर है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय नृत्य में हम आ जाते हैं तो गिरिडा डांस, माचा डांस, मटकी और फूलपति, ये आपके मध्य प्रदेश के जनजातीय, मैं इस स्लैब में जनजातीय नृत्य को दर्शा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातीय नृत्य राउत नाचा होते हैं, है ना। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जनजातीय नृत्य नाटी डांस, ये काफ़ी बार पूछे गए हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, छत्तीसगढ़ में एगो आपका जो है मार्शल आर्ट जैसे नृत्य है जिसे कहते हैं छोलिया, ये छोलिया भी पूछे गए हैं। बाद बाकी सैला, कर्मा, झूमर, है ना, राउत नाचा, पंडवानी, बस्तर, दशहरा, ये सभी के सभी आपका जो है छत्तीसगढ़ का ही है। लेकिन ये छोलिया याद आ गया क्योंकि ये मार्शल आर्ट के फॉर्म जैसा है, जैसे थांगटा मणिपुर का वैसे ही छोलिया छत्तीसगढ़ का, है ना। इसके अलावा असम के जनजातीय नृत्य में बगुरम्बा, भोरताल, झुमरी, बिछुआ, ये सब जनजातीय नृत्य है असम का। राजस्थान के प्रमुख जनजातीय नृत्य में घूमर, कलबेलिया, कच्छी, गोरी, तो ये सब जो है आपके कहाँ पे आ जाएगा, राजस्थान के अंदर आ जाएगा। ठीक है, वो घोड़े मोरनी, मैं हमेशा बताता हूँ कंफ्यूजिंग पेयर है, तो गोवा का है घोड़े मोरनी। त्रिपुरा का जो है होजागुड़ी, उत्तर प्रदेश का चरकुला, ये भी आपके जो है जनजातीय नृत्य में आ जाते हैं। वर्ष 2022 के अंत तक भारत में कितने गैर प्रमुख लघु बंदरगाह था? गैर प्रमुख कहने का मतलब उतने ज़्यादा महत्व के नहीं है, तो अभी 200 से अधिक जो है छोटे छोटे बंदरगाह हमारे इंडिया में है। भारत के प्रमुख बंदरगाहों को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व तटीय बंदरगाह और पश्चिमी तटीय बंदरगाह। पश्चिमी तट के बंदरगाह वो बंदरगाह होते हैं जो अरब सागर के किनारे को धोते हैं, जैसे मंगलोर, कांडला, मुंबई, कोचीन, मारवा, गोवा। पूर्वी घाट के वह बंदरगाह होता है जो मैक्सिमम आपके जो है बंगाल की खाड़ी के किनारों को छूता है, जैसे कोलकाता, पारादीप, चेन्नई, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम। भारत का लैंडलॉक तथा सबसे गहरा बंदरगाह की बात करेंगे तो आपका विशाखापत्तनम होगा, VVI करके रखिएगा। इसके अलावा भारत में लौह अयस्क का निर्यात सबसे अधिक कहां से होता है? तो मारवा गोवा बंदरगाह से होता है, जो गोवा में है। अरब सागर की रानी कोचीन बंदरगाह को कहा जाता है। डायमंड हार्बर कोलकाता बंदरगाह को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, है ना। मुंबई आएंगे तो आप पनवेल स्टेशन है, उसके आगे आप जाएंगे, है ना, तो ये आपको मिलेगा JNPT, यहीं से कंटेनर वगैरह जाते हैं सब। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कांडला बंदरगाह कहा जाता है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, ये जो आपका कांडला है उसका। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। वर्तमान में भारत के पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है? एक सेकेंड, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय, सही है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू हैं। जो चेंज हुआ है वही बताऊंगा, बाद बाकी तो आप याद कर ही रखे होंगे। वर्तमान में जनजातीय मामले के मंत्री, ये चेंज भले न हुआ है लेकिन इंपोर्टेंसी रखता है, अर्जुन मुंडा साहब। विदेश मंत्री S जयशंकर साहब काफ़ी ऊंचे लोग भी हैं, ऊंचे हस्ती है, तो इनको जरूर ध्यान रखें। वर्तमान कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बन गए हैं, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर खेल मंत्री एज इट इज, साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भारत में पहली बार पूर्ण रूप से डिजिटल केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था? तो भारत में पूर्ण रूप से डिजिटल केंद्रीय बजट 2021 में पेश किया गया था, यानी 2021 साल में 2021-22 वित्तीय ईयर के लिए। ठीक है, वित्तीय ईयर जो है हमेशा अगले ईयर के 31 मार्च तक को छूता है। ठीक है, इसके अलावा सीतारमन मैडम के द्वारा किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि मोदी मंडल में, है ना, काफ़ी दिनों से जो है यही वित्त मंत्री हैं। इसके अलावा भारत में पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना था। भारत में पहला पेपरलेस विधानसभा नागालैंड का था, तो ये ध्यान रखेंगे। बजट के जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का जिक्र भारतीय अनुच्छेद 112 में है। रेल बजट आम बजट को पुनः एक साथ मर्ज करके 2017 में पेश किया गया। 2017-18 वित्तीय ईयर के लिए सबसे पहली बार बजट पेश किए गए, सबसे अधिक बार बजट यानी 10 टाइम किसने बजट पेश किए हैं? मोरारजी देसाई। स्वतंत्र भारत की प्रथम बजट सन्मुखम सेट्टी और गणतंत्र भारत की प्रथम बजट जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा। आपको जो सा भी PDF का स्कीम आपने समझ ही लिया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।